क्लास, ये आपका सेकेंड वीडियो है। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। अभी तक हम लोग केमिस्ट्री के बेसिक डिटेल के बारे में बात की है, जहाँ पर एलिमेंट, कंपाउंड, उनका सिंबल, फॉर्मूला, ये सब देखे। उसके बाद टॉपिक था रेडिकल्स, और रेडिकल्स के बारे में एक हम लिस्ट दिए थे जहाँ पे हम पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल को समझाए थे। आज का हमारा टॉपिक है राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स। अब हम सीखेंगे कि फॉर्मूला कैसे बनता है, ठीक है। तो उसके लिए हम जैसे लास्ट क्लास बोले थे वो टेबल आपको लर्न करना है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं वो आप ये लर्न कर लिए, उसी का यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं। तो हमारे सामने कुछ नाम दिया हुआ है केमिकल कंपाउंड का, और हमको उसका फॉर्मूला लिखने की कोशिश करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। और एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसका फॉर्मूला लिखना सीखना है। तो सबसे पहले आप याद कीजिए कि यहाँ पर कौन है बेसिक रेडिकल और कौन है एसिडिक रेडिकल। तो मैग्नीशियम जैसा कि दिख रहा है ये मेटल है, तो ये बेसिक रेडिकल है, और इसका सिंबल था क्या, Mg, और चार्ज इस पे था +2। तो चार्ज को हम नीचे लिखेंगे। कार्बोनेट था CO3 और चार्ज इसका था -2, ठीक है। यहाँ पर जो हम मेथड लगाने वाले हैं वो है क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड, इसमें तो करना क्या है, पहले हमको देखना है कि क्या ये चार्ज इक्वल है। अगर ये चार्ज इक्वल है तो सिंपली इसको कैंसिल कर देना है, ठीक है। और फॉर्मूला जो हो जाएगा बस ये लिख देना आपको, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, काम खत्म। अगर ये इक्वल है तो, और अगर इक्वल नहीं है तो फिर यहाँ पे देखते हैं क्या करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का चार्ज होता है +3, नीचे लिख रहे हैं। और नाइट्रेट, तो नाइट्रेट का चार्ज है NO3-1, ठीक है। अब चार्ज इक्वल नहीं है तो हमको करना है क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो 1 आ जाएगा एल्युमिनियम के साथ और 3 आ जाएगा नाइट्रेट के साथ, ठीक है। 1 को हम लिखते नहीं है तो एल्युमिनियम के साथ लिखना नहीं है, 1 अंडरस्टूड होता है, ठीक है। नाइट्रेट में 3 लिखना है, तो नाइट्रेट NO3, ठीक है। होल ब्रैकेट दे दिए क्योंकि हमको पूरे नाइट्रेट पे 3 दिखाना है, और इस बार 3 ऊपर नहीं, हमको नीचे लिखना है सबस्क्रिप्ट में, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम नाइट्रेट। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। सबसे पहले तो टेबल से हमको फॉर्मूला का सिंबल लिखना है। एलिमेंट्स का एक बेसिक रेडिकल है और एसिड रेडिकल है, ठीक है। उनका चार्ज लिखना है, चार्ज को देखना है कि क्या वो इक्वल है। अगर चार्ज इक्वल है तो सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट करके हमको डायरेक्ट उसका फॉर्मूला लिख देना है। और अगर वो डिफरेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, क्रिस क्रॉस करके, और फिर इस तरह से उसका फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि ये और क्लियर हो जाए। उसके बाद आप सारा एग्जाम में बुक में जो क्वेश्चन दिया उसको आप अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, सोडियम का सिंबल Na होता है और इसका चार्ज है +1, ठीक है। बाइकार्बोनेट फॉर्मूला होता है HCO3 और चार्ज है -1। फिर से वही दिख रहा है कि चार्ज सेम आ चुका है, मैग्नीट्यूड इसका सेम है, तो इसको कैंसिल कर देंगे और जो है बस उसको एज इट इज लिख देंगे। तो NaHCO3 हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पे देखो फेरिक, याद है इक लिखा हुआ है, इक मतलब हाइयर चार्ज, अस मतलब लोअर चार्ज। तो हमको ये याद करना पड़ेगा कि आयरन का कौन कौन सा चार्ज है। तो आयरन का 2 चार्ज है, एक है +2 और एक है +3। तो यहाँ पर जो चार्ज है वो कौन सा है, +3 वाला है, हाई चार्ज है। तो Fe और चार्ज होगा +3। क्लोराइड Cl चार्ज होता है -1, अभी इक्वल नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रिस क्रॉस। Fe के साथ 1 नहीं लिखते हैं, और Cl के साथ
3। यहाँ ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक ही एटम है। अगर वो मल्टीपल एटम होगा, पॉली एटम होगा, तब ब्रैकेट देंगे। एक एटम है तो ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं, सिंपली यहाँ पे नीचे 3 लिख देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया फेरिक क्लोराइड का FeCl3। ठीक है, तो इतना एग्जाम्पल काफी है। अब आप लोग इसको ट्राई कीजिए, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा एटॉमिक वेट और रिलेटिव एटॉमिक मास। इसको समझते हैं, थोड़ा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। इसका एक्चुअल बैकग्राउंड आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा हम जानकारी दे रहे हैं। जैसे कोई एटम है, ये एटम है, एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर दो चीज होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा होता है इलेक्ट्रॉन। अब अगर हमको एटम का मास कैलकुलेट करना है तो एटम के अंदर जो है उसका मास देखना है, तो एटम के अंदर तीन चीज है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही हल्का है, मतलब उसका मास इन दोनों के सामने नेग्लिजिबल है, और इन दोनों का मास लगभग इक्वल है। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो लगभग इक्वल होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन का, और इसका मास नेग्लिजिबल होता है। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है और इन दोनों का मास लगभग बराबर है। तो अगर हमको पूरे एटम का मास चाहिए, वेट चाहिए, ठीक है, तो हमको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास चाहिए, और उनको हमको पता करना पड़ा कितना है और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखो किसी भी एटम का जो मास निकलेगा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर से पता चलेगा, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर कहाँ से पता चलता है, वो पता चलता है मास नंबर से। ठीक है, दो चीज होता है मेरे पास, एक होता है एटॉमिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल, और एक होता है मास नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल। ठीक है, मास नंबर मतलब सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, और अभी हम बोले कि जो मास है वो इन्हीं दोनों की वजह से, इसका तो नेग्लिजिबल है, तो इसका नंबर यहाँ पे छुपा हुआ है। तो अगर हमको कोई बता दे कि मास नंबर कितना है, तो हम उसका मास, उस पूरे एटम का मास बता पाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि पूरा मास इसी की वजह से है। और हमको एक और बात मालूम होना चाहिए कि एक प्रोटॉन का मास कितना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम मान लेते हैं कि एक प्रोटॉन का मास x ग्राम है, मान लेते हैं ऐसा, और क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि टोटल मेरे पास 10 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, मतलब इसका a जो है वो 10 है। ठीक है, तो प्रोटॉन का मास अगर x है तो न्यूट्रॉन का ही मास x होगा, और ये पूरा का पूरा 10 है। ठीक है, ये 10 है, तो इसका मतलब मास कितना हो गया 10x। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि हम एटॉमिक मास निकाल पा रहे हैं अगर हमको P प्लस एन मालूम है। P प्लस एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, वो हमको अगर मालूम है तो हम डायरेक्टली बता पाए कि उसका एटॉमिक वेट कितना है। ठीक है, तो एटॉमिक वेट मास नंबर से निकाला जा सकता है। समझ में आ रहा है यहाँ तक बात? ठीक है, अगर एटॉमिक वेट निकालना है तो हमको मास नंबर चाहिए, और मास नंबर A से ही हम कैलकुलेट कर लेंगे उसका एटॉमिक वेट। ठीक है, ये थोड़ा बैकग्राउंड था कि हम एटॉमिक मास तक कहाँ कैसे पहुंचे। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो एलिमेंट होता है उनका होता है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, अब आइसोटोप क्या है? आइसोटोप का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब एक ही एलिमेंट का अलग अलग आइसोटोप है तो उनका मास भी अलग अलग हो जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, कार्बन का आइसोटोप होता है कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ये जो 12, 13, 14 है ये इसका मास नंबर है। ठीक है, तो अभी हम समझाएं कि जो मास नंबर होगा वही उसका एटॉमिक वेट हो जाएगा। तो मतलब इसका एटॉमिक वेट हो जाएगा 12, इसका हो जाएगा 13, इसका हो जाएगा
14, ठीक है। अब तीनों का वेट अलग 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 हो गया। अब कोई हमसे पूछ रहा है कि कार्बन का एटॉमिक वेट बताओ, तो हम क्या बोले, 12 बोले कि 13 बोले कि 14 बोले, तो कंफ्यूजन वाला बात है, ठीक है। तो अब किया ये जाता है कि यहाँ पे निकाला जाता है एवरेज एटॉमिक वेट, एवरेज एटॉमिक वेट, ठीक है। एवरेज कैसे निकलता है, तो हमको ये पहले से मालूम होता है कि दिया हुआ सैंपल में इसका परसेंटेज कितना है, इसका परसेंटेज कितना है, इसका परसेंटेज कितना है, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। मान लो तीनों का परसेंटेज इक्वल 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 है, ये भी 33.3% है, ये भी 33.3% है, ये भी 33.3%, फिर क्या करेंगे, तीनों का ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमको निकल जाएगा एवरेज एटॉमिक मास, और उसी को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। किसी एटम का वेट जो होता है वो उसका एवरेज एटॉमिक वेट होता है, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है, ठीक है। ये था बैकग्राउंड एटॉमिक वेट के कैलकुलेशन के बारे में, ठीक है। अब एटम तो ऐसा है नहीं कि आलू प्याज का साइज क्या है कि उसको हम पकड़े और पकड़ के वेट कर लिए, मेजर कर दिए। एटम तो इतना छोटा है कि वो दिखाई ही नहीं देता है, तो जब दिखाई नहीं दे रहा है तो मेजर करना, वेट करना बहुत ही मुश्किल है। दूसरा नंबर बात कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना बड़ा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। जैसे कि अगर हमको आलू मेजर करना है तो हम 1 kg का वेट, हाफ kg का वेट यूज करते हैं। गोल्ड मेजर करना है तो फिर 10 ग्राम 1 ग्राम का वेट यूज करते हैं। उसी तरह से मान लो हमको एटम को मेजर करना है तो वेट जो मेरा है 1 ग्राम 2 ग्राम से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 1 ग्राम भी बहुत बड़ा वेट है, तो हमको वेट को बहुत ही छोटा रखना पड़ेगा, ठीक है। अब वो छोटा वेट क्या होगा जिससे हम एटम को मेजर कर पाएंगे, वो एक एटम खुद होगा, ठीक है। अब कौन सा एटम लें इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि अभी हम थोड़ा देर पहले बोले कि हर एटम का जो वेट होगा उसका मास नंबर से निकल के आ सकता है, ठीक है। अलग अलग एलिमेंट का मास नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसी क्रम में है जिस क्रम में उसका एटॉमिक नंबर है। मतलब सबसे कम मास नंबर किसका है, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है, कौन है वो, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मास नंबर 1 है, ठीक है। तो ऐसा सोचा गया कि हाइड्रोजन को यूज कर सकते हैं फॉर मेजरिंग अदर एटम्स, ठीक है, और हाइड्रोजन को सेलेक्ट कर लिया गया। लेकिन फिर देखा गया कि हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है, आइसोटोप हाइड्रोजन का 3 है, H D T। इसका मास नंबर 1, इसका 2, इसका 3। मतलब इसका वेट अगर हम x में कैलकुलेट करें तो 1x 2x और 3x। अब कौन सा हाइड्रोजन है, फिर कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। तो फिर हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया और उसके बाद आया ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन का भी आइसोटोप आ गया, ठीक है। फिर बाद में फाइनली डिसाइड किया गया कि कार्बन को रखा जाए, ठीक है। अब कार्बन को क्यों रखा जाए, क्योंकि कार्बन हर जगह मौजूद है, हर एक सब्सटेंस में कार्बन मौजूद होता है, ठीक है। तो कार्बन को यूज किया गया। कार्बन में अच्छा बात यह भी था कि कार्बन का नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल था, ठीक है, जिससे मेरा कैलकुलेशन एकदम एक्यूरेट हो पाता था, ठीक है। तो कार्बन को सेलेक्ट कर लिया गया। लेकिन कार्बन का भी अभी जैसा कि बताया था कि 3 आइसोटोप है, तो कौन सा लिया गया, तो लिया गया कार्बन 12, कार्बन 12 लिया गया, ठीक है। अब कार्बन 12 का अगर वेट का बात करें तो 12 यूनिट हो जाएगा, मान लो 12x हो जाएगा, 12x। अब 12x है, ठीक है। अब कार्बन से हमको हाइड्रोजन को मेजर करना है तो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमको वेट करना है किसी चीज को, जैसे ऐसे सोचो कि मेरे पास आलू है, इसको मेजर करना है, ठीक है। अब आलू मान लो होगा लगभग 500 ग्राम का, ठीक है, 500 ग्राम आलू है, और मेरे पास जो वेट करने का जो वेट है वो 5 kg का है। तो क्या हम 5 kg से 500 ग्राम को मेजर कर पाएंगे, एकदम नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये खुद अपने आप में बहुत बड़ा हो गया। तो अगर इसको मेजर करना है तो इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। बड़ा से तो कभी मेजर नहीं होगा, छोटा रहेगा। जैसे मान लेते हैं 100 ग्राम का है तो 100 ग्राम का 5 बार चढ़ा देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन 5 kg का लेके आ जाए तो काम नहीं होगा। वही बात यहाँ पे कि कार्बन से हाइड्रोजन को मेजर करना मुश्किल है, हाइड्रोजन से कार्बन को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कार्बन से हाइड्रोजन को मेजर हम नहीं कर पाएंगे। तब क्या तरीका लगाया गया, तब ये सोचा गया कि क्यों ना कार्बन को हम यूनिट बना दें। तो कार्बन का मास 12 यूनिट है, जिसको अगर हम 12 से डिवाइड कर दें तो 1 यूनिट बन जाएगा, और फिर इससे किसी भी चीज का मास मेजर हो जाएगा। तो यहीं से बात स्टार्ट हुआ एटॉमिक मास यूनिट का, ठीक है। तो अब हम लोग लिखने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ये पूरा बैकग्राउंड था, अब हम लोग आ रहे हैं डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास यूनिट की तरफ, ठीक है। तो इसको डिफाइन करते हैं।
एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम AMU भी बोलते हैं या फिर सिंपली U भी बोलते हैं। क्या होता है? इट इज द मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम। ठीक है, ये कार्बन 12 एटम के 1/12 पार्ट के मास के इक्वल होता है। तो 1 AMU इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/12 पार्ट किसका? मास ऑफ C12 एटम। ठीक है, अब C12 एटम का जो भी मास है वो यहां रखेंगे और उसको 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 1 AMU। कार्बन के बारे में अगर थोड़ा डिटेल से समझे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 12 है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि या नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6 है, तो दोनों इक्वल है। ठीक है, और जो 12 यूनिट है तो ये दोनों को मिला के 12 आ रहा है। अब अगर हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो एक प्रोटॉन का मास आ जाएगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 AMU जो है वो लगभग 1 प्रोटॉन के मास के बराबर है। इट इज इक्वल टू द मास ऑफ 1 प्रोटॉन या फिर 1 न्यूट्रॉन, लगभग बराबर है। इनमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है, उस डिफरेंस के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अभी तुम ये मान के चलो कि एक प्रोटॉन का मास और एक न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन अगर हम सॉल्व करें तो फाइनली हमको मिलता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर ग्राम में लिखेंगे तो फिर 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 ग्राम लिखेंगे और 27 kg लिखेंगे। ये आ गया 1 AMU। और हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 AMU इज द मास ऑफ 1 प्रोटॉन, लगभग। ठीक है, ये लगभग 1 प्रोटॉन के मास की इक्वल होता है और यही लगभग इक्वल होता है हाइड्रोजन एटम के मास का। ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम में क्या है? एक ही प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन नहीं है वहां पे। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, और सॉरी एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो अभी हम शुरू में बोले इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, मतलब बचा क्या? सिर्फ प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन का जो मास होगा वही प्रोटॉन का मास होगा और यही लगभग बराबर होगा 1 AMU का। ठीक है, तो सारा बात समझ में आ गया। अब जो भी कैलकुलेशन होगा वो AMU में होगा, एटॉमिक मास यूनिट में होगा। अगर हम अब एटम का मास मेजर करेंगे तो वो करेंगे इन टर्म्स ऑफ AMU। जैसे पहले हम जिसको x लिख रहे थे अब उसको x नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पर ऐसे सोचो कि हमको हाइड्रोजन का मास चाहिए, तो हाइड्रोजन का मास कितना हो गया? 1 AMU या फिर सिंपली U। ठीक है, कोई पूछ रहा है कार्बन का मास, तो कार्बन का मास 12 AMU। ठीक है, ऑक्सीजन का मास 16 AMU। ठीक है, अब सारा मास AMU के टर्म में रिप्रेजेंट होगा। अब AMU को अगर ग्राम में करना है या किलोग्राम में करना है तो 1 AMU का जो वैल्यू होता है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको उसका एक्चुअल मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम या फिर किलोग्राम मिल जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या हम सारा मास को याद करेंगे कि हाइड्रोजन का कितना है, कार्बन का कितना है, ऑक्सीजन कितना, याद करेंगे? नहीं, ये याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे पहले हम बोले थे एटॉमिक नंबर याद करें। तो अगर कोई एटॉमिक नंबर अच्छे से याद कर लिया है तो उसके लिए एक अच्छा बात यह है कि एटॉमिक मास जो है वो एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा है केमिस्ट्री में, तुमको याद करने से थोड़ा सा बचा रहा है। ठीक है, अब हम इसको रब कर रहे हैं, नोट करना तो आप कर सकते हैं। जनरली ये चलेगा, हमेशा तो नहीं चलेगा, जनरली चलेगा। क्या? एटॉमिक वेट। ठीक है, एक बार रिपीट करना चाहेंगे हम, केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही चीज है। केमिस्ट्री पढ़ते वक्त मास जो है वही वेट है, लेकिन फिजिक्स में ये दोनों टर्म डिफरेंट है। केमिस्ट्री में ये दोनों सेम चलेगा, तो एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं या फिर एटॉमिक वेट भी बोल सकते हैं। ये जो है ये इक्वल हो जाएगा 2 इंटू एटॉमिक नंबर का। मैक्सिमम केसेस में ये चलेगा। जैसे देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर याद है कितना? 8। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है तो इसका मास हो जाएगा 16 AMU। ठीक है, सल्फर 16 होता है एटॉमिक नंबर तो मास हो जाएगा 32 AMU। अब ऊपर हम जनरली लिखें
जनरली का मतलब हमेशा तो नहीं है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, ये वाला रूल फॉलो नहीं होता है, ठीक है, वहां पर हमको थोड़ा स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है, तो वो हम अलग से याद कर लेंगे। जैसे हाइड्रोजन का देखो एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन फिर भी इसका मास नंबर भी 1 है और इसका एटॉमिक वेट 1 होता है, तो यहाँ डबल नहीं हो रहा है। तो जहां डबल नहीं हो रहा है वहां थोड़ा स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है। तो हाइड्रोजन में नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर सोडियम में नहीं हो रहा है, 11 होता है एटॉमिक नंबर, 22 नहीं है इसका, 23 है, ठीक है। क्लोरीन 17 होता है, 72 या 34 34, लेकिन इसका होता है 35.5, ठीक है। तो अभी तो नया है तो थोड़ा अजीब लग रहा है क्या हो रहा है, लेकिन पढ़ते पढ़ते समय के साथ ये सब याद हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इसको याद कर सकते हैं कि डबल कर देना है, ठीक है। इससे फायदा ये होगा कि हम एटम का वेट निकाल लेंगे, और एटम का वेट एक बार हमको मालूम चल गया तो हम पूरे मॉलिक्यूल का वेट निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब जो भी हम एटॉमिक वेट कैलकुलेट कर रहे हैं या मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर रहे हैं, ये इसका एक्चुअल वेट नहीं है, ये है वेट इन टर्म्स ऑफ AMU, इसीलिए इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहते हैं। इनको रिलेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि हम किसी दूसरे मास के रिस्पेक्ट में इसको समझा पा रहे हैं। इसका ये एक्चुअल मास हम नहीं बता रहे हैं, इसका मास हम बता रहे हैं इन टर्म्स ऑफ AMU, दैट्स व्हाई दिस मास इज आल्सो नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। तो फिर पूछ रहा है रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? द मास ऑफ एन एटम व्हिच टर्म्स इन रिस्पेक्ट ऑफ which expressed in terms of its atomic mass unit, ठीक है। तो एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम रिलेटिव एटॉमिक मास पड़ गया है, ठीक है। एकदम शुद्ध हिंदी में समझाएं तो रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब हो गया कि कोई एटम का मास एक AMU से कितना टाइम्स है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 16 AMU, मतलब एक AMU का 16 टाइम्स है। यहाँ लिखा 13 AMU, मतलब 1 AMU का 32 टाइम्स है। तो इसका मास हम AMU के टर्म्स में समझा रहे हैं, इसीलिए ये कहलाता है रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर याद कर लिए अच्छे से, तो अपने आप एटॉमिक मास भी याद हो गया, एटॉमिक वेट याद हो गया, ठीक है। जो एक्सेप्शन है वो अलग से याद करेंगे धीरे धीरे समय के साथ, ठीक है। अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट या फिर मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। चलिए अब आप हेडिंग दीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। और ये आपके चैप्टर का फाइनल टॉपिक है। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट या फिर मॉलिक्यूलर मास, एक ही चीज है। जैसे कि हमको निकालना है वाटर का H2O का, ठीक है। तो H2 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हमको मालूम होना चाहिए हाइड्रोजन का वेट कितना, ऑक्सीजन का वेट कितना। तो हाइड्रोजन का वेट अभी बताएं 1 AMU, तो 1 और 2 हाइड्रोजन तो into 2, और ऑक्सीजन का डबल कर देना, एटॉमिक नंबर 8 डबल कर देंगे तो 16, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 + 2 18 क्या AMU, ठीक है। तो वाटर का मास है 18 AMU, ठीक है। ये क्या है, इसका मॉलिक्यूलर मास है, क्योंकि अब ये एटम नहीं है, ये मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल का मास निकाल रहा है, इसलिए मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट। तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ AMU, ठीक है। जो कि इसका हो जाएगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास था उस तरह हो जाएगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा आपका परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। किसी मॉलिक्यूल का परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है। जैसे कि अगर ये दिया हुआ है मेरे पास H2SO4, ठीक है, H2SO4 दिया हुआ है, तो पहले हमको निकालना है इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। तो हाइड्रोजन का 1 × 2, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, 16 × 2 कर देंगे तो 32, और ऑक्सीजन का 8 होता है, × 2 कर देंगे 16 × 4, सिंपलीफाई करो 2 + 32 + 64, 4 4 8 98, ठीक है। 98 AMU आ गया, टोटल मास आ गया 98। अब हमको निकालना है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, मतलब हाइड्रोजन कितना परसेंट है, सल्फर कितना परसेंट है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, तो मास कितना हो गया 2 AMU, टोटल कितना है 98 × 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमको मिल जाएगा
हाइड्रोजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक है, समझ में आ रहा है, कैलकुलेट कर लेंगे इसको। उसी तरह से सल्फर का निकालना है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ सल्फर। तो सल्फर का एटॉमिक वेट हो गया 16 × 32 32 डिवाइड बाय 98 × 100, ठीक है। और बच गया ऑक्सीजन का, तो टोटल परसेंटेज में आना चाहिए 100, ठीक है। तो इन दोनों का जो भी परसेंटेज रहेगा उसको हम ऐड करके 100 में से घटा देंगे, तो फिर हमको ऑक्सीजन का निकल जाएगा, ठीक है। ये हो गया मेरा टोटल परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आपको सारा बात समझ में आ गया है। तो ये अब चैप्टर को एंड करते हैं, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक है। थैंक यू।